बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर से होंगे। लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिस टेस्ट 5 ऑफ वर्ब्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज द अक्यूज्ड डैश अ फ्यू डेज बैक। अब हमें जब हम टेंसेस वाले खास तौर पे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो हमें सेंटेंस में अपने टेंस को समझने के लिए क्या चाहिए होता है, कुछ ना कुछ कीवर्ड चाहिए होता है। तो पहली बात तो यह है कि हमें दो चीजें देखनी है सेंटेंस में। नंबर 1, अ फ्यू डेज बैक। अ फ्यू डेज बैक का मतलब डेफिनेटली क्या है हमारे पास कि हमें कौन सा टाइम में रहना है, पास्ट में, नंबर 1। नंबर 2, हमने अपनी वॉइस के लिए यह देखना होता है एक्टिव पैसिव के लिए कि हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है या ऑब्जेक्ट से, या जो भी लिखा हुआ है नाउन प्रोनाउन लिखा हुआ है सेंटेंस के स्टार्ट में वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर फंक्शन प्ले कर रहा है या ऑब्जेक्ट के तौर पर। अभी जैसे देखें यहां पर सेंटेंस में वर्ड लिखा हुआ है अक्यूज्ड। अब अक्यूज्ड जो होता है, जिस पर इल्जाम होता है, जिसको अक्यूज किया गया होता है, वो अरेस्ट करता नहीं है। अरेस्ट करना तो पुलिस का काम होता है डेफिनेटली, अक्यूज को तो अरेस्ट किया जाएगा। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर अक्यूज्ड जो है ये नाउन हमारे सेंटेंस में किसका फंक्शन प्ले कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। अब ऑब्जेक्ट का फंक्शन प्ले कर रहा है तो डेफिनेटली हमारा सेंटेंस किस में रहेगा, पैसिव वॉइस में। अभी हम ऑप्शन पे चलते हैं तो डेल्टा ऑप्शन में देखेंगे अरेस्टिंग के साथ तो कोई टेंस ही नहीं बनता, हमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ, सिर्फ अरेस्टिंग आईएनजी फॉर्म, कोई टेंस नहीं होता। अरेस्टेड पास्ट जरूर है, ठीक है, लेकिन पास्ट होने के साथ साथ सेंटेंस में वो क्या रहेगा, एक्टिव। अगर हम सेंटेंस लिखते हैं द अक्यूज्ड अरेस्टेड अ फ्यू डेज बैक, तो इसका मतलब है जिस पर इल्जाम लगा उसने गिरफ्तार किया किसी को कुछ दिन पहले, तो वो गिरफ्तार उसने किया नहीं है, वो गिरफ्तार हुआ है। इसलिए वाज अरेस्टेड हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, जो पास्ट में भी है और पास्ट में होने के साथ साथ बेटे किस में भी है, पैसिव में भी है। और अरेस्ट तो वैसे ही प्रेजेंट में लिखा हुआ है और प्रेजेंट में भी करेक्ट नहीं लिखा हुआ, यहां पर ये हमारे सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट में भी अग्री नहीं करता, एक्टिव भी है, प्रेजेंट भी है, अग्री भी नहीं करता। इस वजह से ना हमारा करेक्ट ऑप्शन बीटा है, ना अरेस्टेड है, ना अरेस्टिंग है। करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। पास्ट चाहिए, पैसिव चाहिए, तो हमारा टेंस पास्ट इंडेफिनिट का क्या रहेगा, वाज अरेस्टेड। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2 है द बुक डैश लास्ट ईयर। अब अगेन वही बात, लास्ट ईयर का मतलब क्या है कि हमें कौन सा टाइम चाहिए, पास्ट, और बुक का मतलब क्या है कि हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि हमारा सेंटेंस बेटे किस में रहेगा, हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में रहेगा। अब पैसिव वॉइस में रहेगा तो पहली बात प्रिंट तो हो ही नहीं सकता, एक्टिव भी है और वैसे भी सिंगुलर के साथ भी अग्री नहीं करता और प्रेजेंट भी है। प्रिंटेड पास्ट में तो जरूर है, लेकिन पास्ट में होने के साथ साथ ये एक्टिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट का। अब एक कंडीशन तो पूरी कर रहा है एक्टिव पास्ट वाली, लेकिन दूसरी कंडीशन ये पूरी नहीं कर रहा। इसका मतलब हमारा बीटा ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकता। उसके बाद वाज प्रिंट तो कोई टेंस ही नहीं बनता हमारे पास, वाज के साथ या तो आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए हमारे पास कंटीन्यूअस टेंसेस के लिए, या थर्ड फॉर्म होनी चाहिए पैसिव टेंसेस के लिए। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर हमारे पास रहेगा, जिसमें हम वाज वर्ड के साथ क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे। द बुक डैश लास्ट ईयर सेंटेंस कैसे कंप्लीट होगा, द बुक वाज प्रिंटेड लास्ट ईयर। देखिए एक बात याद रखनी है कि जब भी आप टेंसेस वाले क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, तो आपने बाकी सारी चीजें बाद में देखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहली चीज हमने ये देखनी है कि सेंटेंस में हमारी वॉइस कौन सी है, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, क्योंकि फिर हमारा जो वर्ब है, हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो भी उसी के अकॉर्डिंगली आएगी। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या रहेगा, चार्ली। देन द क्वेश्चन नंबर 3 इज वी मेट अ स्ट्रेंजर। अब मेट अ स्ट्रेंजर का मतलब क्या है कि बात किस टाइम में चल रही है, पास्ट में। अब पास्ट उसने खुद ही लिख दिया वाज। अब हमें वाज के साथ जो वर्ब की फॉर्म आनी है ना, वो देखनी है। अब वाज के साथ वर्ब वाली फॉर्म दो सूरतों में ही आती है, या तो वाज के साथ आईएनजी फॉर्म आती है जब हम बात कर रहे होते हैं कि सेंटेंस में कोई कंटीन्यूअस एक्शन हो रहा है, या वाज के साथ जब एक्शन टेक प्लेस हो रहा है तो हमारे पास थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस के लिए, या एक वाज का थर्ड ये भी होता है कि स्टेट ऑफ बीइंग में आती है, और वो किस में आती है, एडजेक्टिव के साथ आती है। तो हम सेंटेंस बोलते हैं वी मेट अ स्ट्रेंजर हु वाज डैश इन अ स्ट्रेंज कॉस्ट्यूम। अब देखें वाज के साथ ड्रेस तो आ नहीं सकता, ड्रेसिंग लिखेंगे तो कंटीन्यूअस एक्शन बनेगा कि वो कपड़े पहन रहा था। अब कपड़े पहन रहा था तो नहीं, हम तो मिले थे उसको स्ट्रेंजर को, इसका मतलब हम उसके लिबास की तारीफ कर रहे हैं, उसके लिबास को अजीब बता रहे हैं, तो उसका ड्रेसिंग तो नहीं हो सकता। और बीइंग ड्रेस ये भी पैसिव वॉइस में चला जाएगा कंटीन्यूअस के। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा, ड्रेस्ड। सेंटेंस हमारा चलेगा वी मेट अ स्ट्रेंजर हु वाज ड्रेस्ड इन अ स्ट्रेंज कॉस्ट्यूम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 इफ यू डैश। अब
इफ आ गया तो डेफिनेटली हम कौन से स्ट्रक्चर को देखेंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को देखेंगे। अब जैसे ही कंडीशनल का वर्ड आता है ना तो वो सारे स्ट्रक्चर आपके ध्यान में आने चाहिए। अब सेकंड क्लॉज को अगर आप देखेंगे तो वो लिखी हुई है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में। जब वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में लिखी हुई है तो इफ क्लॉज को डेफिनेटली हमें किसमें करना होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में जब हम करेंगे तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा, हैड डन। कंडीशनल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहती। मैंने आपको बताया कि फ्री का एक नंबर है कंडीशनल सेंटेंसेस का, वो चाहे कंडीशनल सबऑर्डिनेटिंग का हो, वो चाहे कंडीशनल सबजंक्टिव का हो, या वो चाहे कंडीशनल विश वाले सेंटेंसेस का हो। स्ट्रक्चर याद रखने हैं। सबऑर्डिनेट में 6 स्ट्रक्चर हैं, 2 मिक्स्ड हैं, 4 दूसरे हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, मिक्स्ड 1 है और मिक्स्ड 2 है। मुफ्ती का एक नंबर दिया गया होगा, हमें मिलेगा, एक क्लॉज दी गई होगी, दूसरी क्लॉज हमें क्या करनी होगी, आइडेंटिफाई। अब जैसे यहां पर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है सेकंड क्लॉज में, तो हमें पता है कि अगर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है तो फर्स्ट क्लॉज किस में जाएगी, पास्ट परफेक्ट में जाएगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, एज सून एज। अब देखें, जब आपके सेंटेंस में एज सून एज आ जाए ना तो इसके साथ जो टेंस लिखा हुआ होगा उसके सेकंड क्लॉज में भी वही टेंस आएगा। मतलब अगर प्रेजेंट लिखा होगा तो प्रेजेंट रहेगा, पास्ट लिखा होगा तो पास्ट रहेगा, फ्यूचर लिखा होगा तो हम एक ही सेंटेंस की 2 क्लॉजेस को फ्यूचर में नहीं लेकर के जाते हैं। एज सून एज वाले मामले में हम ले जाते हैं जब एज सून एज को हम सेंटेंस के दरमियान में लिखते हैं, याद रखिएगा। अब यहां पर जो कि पास्ट लिखा हुआ है तो हम पास्ट के लिए सेकंड क्लॉज को भी बेटे किस में लिखेंगे, पास्ट में। अब बिगन तो कोई टेंस नहीं होता, बिगिन प्रेजेंट है, बिगनिंग हमारे पास कंटीन्यूअस में कोई टेंस तब बनता है जब इसके साथ हम कोई फॉर्म जो हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा रहेगा, एज सून एज दे केम आउट इट बिगेन टू रेन। जैसे ही वो बाहर आए बारिश होना शुरू होगी। तो एज सून एज वाले मामले में याद रखिएगा कि दोनों क्लॉजेस का जो आपका टेंस है वो क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट रहेगा, पास्ट के साथ क्या रहेगा, पास्ट रहेगा। उसके बाद वुड डैट आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सेंटेंस किस में है, सबजंक्टिव में। और जब सबजंक्टिव में है, अनरियल सेंटेंसेस है, पास्ट सबजंक्टिव में है, तो डेफिनेटली आपने किस में लिखना है, स्टेट ऑफ बीइंग को वर के साथ। सेंटेंस कैसे रहेगा, वुड डैट शी डैश अ डॉक्टर। अब शी डैश अ डॉक्टर का मतलब क्या रहेगा, शी वर अ डॉक्टर। ऐसी सूरत में जब हम सपोज कंडीशन बता रहे होते हैं, इमेजिनरी सिचुएशन बता रहे होते हैं, पास्ट सबजंक्टिव बता रहे होते हैं, तो इफ ओनली के साथ, वुड डैट के साथ, आई विश के साथ हम पास्ट लिखते हैं। और पास्ट में जब स्टेट ऑफ बीइंग होता है तो खास तौर पर स्टेट ऑफ बीइंग में क्या लिखते हैं, वर लिखते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहां पे कौन सा चलेगा, डेल्टा। उसके बाद है हमारे पास द पेशेंट डैश बिफोर ऑपरेशन। मैंने आपको 2 बातें बड़ी क्लियर बताई। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि आफ्टर और बिफोर के वर्ड्स को याद रखिएगा। पास्ट के लिए लिख रहे हैं तो आफ्टर के बाद आपको कौन सा टेंस लिखना है, पास्ट परफेक्ट। और अगर बिफोर लिख रहे हैं तो बिफोर से पहले आपको कौन सा टेंस लिखना है पास्ट के लिए, पास्ट परफेक्ट। अब सेंटेंस है द पेशेंट डैश बिफोर ऑपरेशन, ऑपरेशन से पहले ही मरीज मर गया था। अब ऐसी सूरत में जब आप बिफोर लिख रहे हैं और पास्ट लिख रहे हैं तो आपको टेंस बिफोर से पहले कौन सा लिखना है, पास्ट परफेक्ट। और आफ्टर के बाद कौन सा टेंस बेटे आपको लिखना है, पास्ट परफेक्ट। आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट आता है और बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट आता है, याद रखिएगा। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर ऑपरेशन। पेशेंट जो है, मरीज जो है वो ऑपरेशन से, मरीज जो है वो ऑपरेशन से पहले ही क्या हुआ, एक्सपायर हो चुका था। उसके बाद हमारे पास चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8, इफ ही डैश ही विल बी सेंट टू जेल। सिंपल सी बात है, इफ आ गया कंडीशनल सेंटेंस है, सेकंड क्लॉज फ्यूचर में लिखी हुई है, तो इसका मतलब फर्स्ट क्लॉज किस में आएगी, प्रेजेंट में। अब फर्स्ट क्लॉज प्रेजेंट में तो आएगी, लेकिन बात वही फिर याद रखनी है, वॉइस का खास तौर पे ख्याल रखना है कि प्रेजेंट एक्टिव का आएगा या पैसिव का। अब जैसे देखिए सेंटेंस है इफ ही डैश ही विल बी सेंट टू जेल। अगर वो गिरफ्तार होता है तो उसको जेल में भेजा जाएगा। अब जेल में तो उसे भेजा जाएगा ना जो गिरफ्तार होगा, तो सेंटेंस मुकम्मल कैसे होगा कि अगर वो गिरफ्तार होगा तो उसे जेल में भेजा जाएगा। अब उसने गिरफ्तार करना नहीं है, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। तो यहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट तो लिखेंगे अपने कंडीशनल सेंटेंस के लिए, लेकिन हम एक्टिव वॉइस नहीं लिखेंगे, हम पैसिव वॉइस लिखेंगे। इफ ही अरेस्ट नहीं आएगा। अगर हम इफ ही अरेस्ट लिखेंगे तो इसका मतलब वो तो किसी दूसरे को अरेस्ट कर रहा है, लेकिन उसको अरेस्ट किया जाएगा। तो इसका मतलब है हमें प्रेजेंट लिखना है नंबर 1, और प्रेजेंट के साथ साथ हमें क्या लिखनी है, हमें पैसिव वॉइस लिखनी है। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। इफ ही इज अरेस्टेड ही विल बी सेंट टू जेल।
कंडीशनल सेंटेंसेस में जब सेकंड क्लॉज फ्यूचर में होती है तो डेफिनेटली फर्स्ट क्लॉज किस में होनी चाहिए, प्रेजेंट में। अब प्रेजेंट भी चाहिए और हमें यह भी देखना है कि हमें पैसिव वॉइस भी चाहिए। तो प्रेजेंट का जो पैसिव वॉइस है वो हमारे पास बेटे क्या लिखा हुआ है, इज अरेस्टेड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 है ही डज नथिंग बट। अब ये जब बट आ गया ना, या याद रखिएगा बट आ जाए या देन आ जाए, ठीक है, तो हमें पैरेलल स्ट्रक्चर करना होता है। हमें दोनों तरफ का टेंस बिल्कुल सेम, फॉर्म ऑफ वर्ब बिल्कुल सेम। जैसे लिखा हुआ है शी डज नथिंग बट। अब डज का मतलब क्या है कि डज का मतलब है कि आपके पास टेंस कौन सा लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहां पे डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज नहीं किया गया, मेन वर्ब के तौर पर यूज किया गया है। और चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ यस का एडिशन कर दिया गया है। शी डज नथिंग बट। अब बट के बाद जब हम अगेन वर्ब लिखेंगे तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए, और उसका अग्री करना भी किसके साथ जरूरी है, शी के साथ। अब अगर फर्ज करें मैं यहां पे रीड लिखता हूं, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट तो लिख दिया, लेकिन रीड का वर्ड अग्री नहीं करता, किसके साथ, शी के साथ। इसलिए मुझे रीड नहीं लिखना, मुझे क्या लिखना है, रीड्स। सेंटेंस कैसे चलेगा, शी डज नथिंग, यहां पर एक क्लॉज मुकम्मल होती है, बट रीड्स, ठीक है। अब ये जो रीड्स है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और ये अग्री करना चाहिए किसके साथ, शी के साथ। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन रीड नहीं होएगा। रीडिंग तो वैसे ही कोई टेंस नहीं होता, डज रीड हम लिखते जरूर है लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर में नहीं लिखते। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, आई मेड हिम। अब मेड के लिए हमने स्ट्रक्चर पढ़े, हमने क्या कहा कि कॉजेटिव वर्ब में अगर आप मेक और मेड लिख रहे हैं तो दो ही स्ट्रक्चर इसके बनते हैं। आप मेक और मेड के बाद जब कोई पर्सन लिख रहे हैं तो फिर आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। लेकिन अगर आप मेक और मेड से पहले बी फॉर्म लिख रहे हैं, और जब आप मेक और मेड से पहले बी फॉर्म लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आप इसका क्या बना रहे हैं, पैसिव वॉइस। और जब आप मेक और मेड से पहले बी फॉर्म लिखते हैं तो फिर आपको फर्स्ट फॉर्म की बजाय इंफिनिटिव लिखना होता है। अब यहां पर मेड लिखा हुआ है, मेड से पहले बी फॉर्म नहीं है, मेड के बाद पर्सन लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा बेटे, स्टैंड। सिंपल सी बात है, चार स्ट्रक्चर हमने पढ़े थे, दो मेक मेड के लिए और दो गेट गॉट के लिए। गेट और गॉट के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन अगर गेट और गॉट के साथ पर्सन आ गया तो फिर 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। मेक और मेड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन अगर मेक और मेड से पहले बी फॉर्म आ गया तो फिर आपको क्या लिखना है, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। चार पॉजिटिव स्ट्रक्चर आपको बड़े अच्छे तरीके से याद रखने हैं। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, बीटा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, आई विश। अब आई विश आ गया तो डेफिनेटली हमारे पास सेकंड टाइप की कंडीशनल सेंटेंसेस हैं विश के साथ। और विश के साथ हमने क्या पढ़ा कि अगर प्रेजेंट टाइम की विश होगी तो हमने उसको ट्रांसलेट करना है, हमने उसका स्ट्रक्चर बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में। अगर फ्यूचर टाइम की होगी तो फ्यूचर टाइम की विश को हमने किसके साथ लिखना है बेटे, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ। और अगर पास्ट टाइम की होगी तो पास्ट टाइम के लिए हमने उसको लिखना है पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ, या हमने उसको लिखना है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। जब भी आपने विश का सेंटेंस वर्ड सेंटेंस में पढ़ लिया ना तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपने ये तीन रूल्स को फॉलो करना है। ये हमारे पास सेकंड टाइप की कंडीशनल सेंटेंसेस हैं विश के साथ, ठीक है। अब कहता है आई विश। अब विश का वर्ड भी कौन से टाइम के लिए लिखा हुआ है, प्रेजेंट टाइम के लिए। और व्हाट इज रॉन्ग विद माई कार, यहां पर भी क्या मतलब है कि हम किस टाइम की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम की। तो उसका मतलब विश हो रही है प्रेजेंट टाइम। अब विश प्रेजेंट टाइम के लिए है तो कौन सा टेंस चलेगा हमारे पास, पास्ट इंडेफिनिट। तो सेंटेंस चलेगा आई विश आई न्यू व्हाट इज रॉन्ग विद माई कार। जैसे विश का सेंटेंस आपके, विश का वर्ड आपके सेंटेंस में आ जाए, आपको सबसे पहले सेंटेंस में से अपना टाइम आइडेंटिफाई करना है कि मेरे सेंटेंस में विश कौन से टाइम के लिए की जा रही है। यहां पर प्रेजेंट टाइम की विश है तो प्रेजेंट टाइम की विश को हम किस में लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, शी टॉक्स एज इफ। अब एज इफ आ गया तो मैंने आपसे क्या कहा था कि आपने ये देखना है कि एज इफ से पहले कौन सा टाइम लिखा हुआ है। अब यहां पर एज इफ से पहले क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट। अगर एज इफ से पहले, दो कंडीशन आपने याद रखनी है। अगर एज इफ से पहले प्रेजेंट लिखा हुआ है तो आपने एज इफ के बाद क्या लिखना है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। और अगर एज इफ से पहले पास्ट लिखा हुआ है तो फिर एज इफ के बाद आपने क्या लिखना है, पास्ट परफेक्ट। ये एक्शन वाले सूरतों में होगा। और स्टेट ऑफ बीइंग के लिए तो एज इफ के बाद आपने लाजमी तौर पर क्या लिखना है, वर ही लिखना है, सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो। स्टेट ऑफ बीइंग के लिए वर ही रहेगा। अब एज इफ से पहले प्रेजेंट लिखा हुआ है
तो अब प्रेजेंट के लिए सेंटेंस क्या चलेगा, शी टॉक्स एज इफ शी डैश एवरीथिंग। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा आएगा, न्यू। और फिर हमने क्या किया था, अगर आपको याद हो, जब हमने एज इफ, जब यानी कि जब पास्ट सब्जेक्टिव वाला लेक्चर अगर आप देखेंगे, आपने लाजमी तौर पर लिया होगा, तो वहां पर आपने देखा था कि हमने एज इफ के साथ बड़े सारे डिफरेंट क्वेश्चंस बनाए थे, जहां पर हम स्टेटमेंट के साथ नहीं खेल रहे थे, जहां पर हम ऑप्शन के साथ खेल रहे थे। वैसे देखिए, इन 4 ऑप्शन में से इस सेंटेंस के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, न्यू। लेकिन अगर 1 मिनट के लिए मैं आपको कह दूं कि बेटे बी ऑप्शन है ही नहीं, बीटा ऑप्शन है ही नहीं, बाकी 3 ऑप्शन में से मुझे बताइएगा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है, तो फिर आपने याद रखना है, अगर हमारी रिक्वायर्ड ऑप्शन मौजूद नहीं होती तो फिर हम प्रॉक्सिमिटी पे जाते हैं, करीब तरीन वाले आंसर पे जाते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट के बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगी, पास्ट परफेक्ट। लेकिन ये तब होगा जब सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट मौजूद नहीं होगा, ये याद रखिएगा। पास्ट सब्जेक्टिव वाले टेस्ट में, लेक्चर में आपने बड़े अच्छे तरीके से एज इफ से रिलेटेड हमने जितने क्वेश्चंस एमसीक्यूज डिस्कस किए थे ना, एक ही स्टेटमेंट के साथ हमने कोई 9 तरह के क्वेश्चंस बनाए थे, वो जरा देख लीजिएगा बड़े अच्छे तरीके से, वो आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, नीड नॉट। अब जब नीड नॉट आ गया तो डेफिनेटली नीड नॉट को सेंटेंस में मॉडल एक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज किया गया, और नीड नॉट के साथ कौन सी फॉर्म आनी है, फर्स्ट फॉर्म। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, जहां पर नीड नॉट आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यू नीड नॉट फियर। और ये मैं आपको दोबारा बता देता हूं, बार बार आपको पूरी जो हमने वर्ब्स भी पढ़ा और अभी जो हमारा जो जितनी भी प्रैक्टिस सेशन भी चल रहा है उसमें भी मैं आपको बार बार ये बात कहता रहूंगा कि ये नीड और डेयर वाला जो रूल है ना, ये जो लेक्चर है नीड और डेयर वाला जो रूल वाला लेक्चर है, इसको अच्छी तरह से एक दफा अपनी हड्डियों में रचा बसा लें, अपनी खून में शामिल कर लें, बड़ा जरूरी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही डेयर नॉट, अगेन उसी तरह जिस तरह नीड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसको हमने हेल्पिंग वर्ब यानी कि एक्सिलरी वर्ब के तौर पर, मॉडल के तौर पर यूज किया, इसीलिए हम यहां पर भी जैसे हमने नीड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखी, इसलिए डेयर नॉट के साथ भी कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म। तो क्या आएगा, ही डेयर नॉट गो अगेंस्ट माई विश। और अगेन मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूं कि आपने डेयर नॉट को या आपने नीड नॉट को मिक्स अप नहीं करना है। किसके साथ, डू नॉट नीड के साथ, डज नॉट नीड के साथ, या डू नॉट डेयर के साथ और डज नॉट डेयर के साथ। ये आपको पता होना चाहिए कि आपके सेंटेंस में डेयर या नीड हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, मॉडल एक्सिलरी के तौर पर यूज हो रहा है या मेन वर्ब के तौर पर। यहां पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज हो रहा होगा, वहां पे कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। और जहां पर मेन वर्ब के तौर पर यूज हो रहा होगा वहां पर कौन सी फॉर्म आएगी, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं नीड और डेयर वाले लेक्चर को एक दफा तहिया करके बैठ के अच्छी तरह से देख लें ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन 15, इट वॉज अ टेरिबल फिल्म आई विश्ड। अब वही बात, अब आई विश्ड आ गया और वाई विश्ड कौन से टाइम के लिए लिखा हुआ है, पास्ट के लिए। तो पास्ट के लिए डेफिनेटली फिर हम पास्ट वाले विश स्ट्रक्चर पे जाएंगे, और पास्ट वाले विश स्ट्रक्चर हमारे पास कौन से हैं, पास्ट में या तो हम इसे ट्रांसलेट करते हैं बेटे पास्ट परफेक्ट में। अभी हम बात कर रहे थे कि विश के 3 स्ट्रक्चर में प्रेजेंट के लिए चलेगा पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर के लिए चलेगा वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, लेकिन पास्ट के लिए या तो पास्ट परफेक्ट में चलेंगे या हम चलेंगे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। तो यहां पर हमें पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है, आई हैडंट गॉन, हैजंट गॉन प्रेजेंट रह जाएगा, हैडंट गो टेंस ही नहीं बनता, हैवंट गॉन अगेन प्रेजेंट रह जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा होगा, डेल्टा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, नॉर्मन डज नॉट नो एवरीथिंग बट ही टॉक्स डैश एवरीथिंग। अब उसी तरह का सेंटेंस है जैसे अभी हमने किया, लेकिन थोड़ा सा सेंटेंस का मॉड्यूल चेंज कर दिया। देखिए बेसिक रूल्स वही रहेंगे, प्रिंसिपल्स वही रहेंगे, पेपर बनाने वाला उन्हीं रूल को घुमा फिरा के नए एमसीक्यूज बनाता है। अब यहां पर टॉक्स लिखा हुआ है, टॉक्स के बाद एज इफ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एज इफ से पहले क्या आ गया, एज इफ से पहले प्रेजेंट आ गया, तो इसका मतलब बाद में क्या होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट। और अगर सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए हमारे पास, सेकंड ऑप्शन के लिए क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट। लेकिन यहां पर हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, बट ही टॉक्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग। ये जो सेकंड ऑप्शन वाली बात है ना, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये आपने बड़े अच्छे तरीके से समझनी है, ज़हन में रखनी है और सेकंड ऑप्शन को याद रखना है।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, शी डैश सिंस 6 o'clock दिस मॉर्निंग। अब सिंस आ गया या आपके पास 4 आ जाए तो डेफिनेटली आपके पास अगर कोई टाइम का कीवर्ड नहीं दिया हुआ तो आपको कौन सा चाहिए, परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेकिन दिस मॉर्निंग यहां पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमें यहां पे कौन सा टेंस चाहिए, हमें चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और फर्ज करें अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं होगा तो फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन में कौन सा टेंस रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर ऑप्शन में प्रेजेंट परफेक्ट भी ना हुआ तो फिर हमारे पास कौन सा टेंस रहेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी ना रहा, ऑप्शन में ना हुआ, तो फिर हम किस में रहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और इन केस अगर प्रेजेंट के चारों टेंस ही ना हुए तो फिर हम किस पे आ जाएंगे, पास्ट पे। लेकिन स्टार्ट कहां से करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और उसी तरह कंटीन्यूअस के बाद परफेक्ट, कंटीन्यूअस के बाद परफेक्ट, परफेक्ट के बाद कंटीन्यूअस, और कंटीन्यूअस के बाद इंडेफिनिट। और मैंने आपको एक बात बताई, हमारे पास पेपर में ये सेंटेंस रहा है, ही डैश मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए हमारे पास क्वेश्चन रहा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये जो अरेंजमेंट है कि सबसे पहले हमें परफेक्ट कंटीन्यूअस चाहिए, अगर वो नहीं है तो परफेक्ट चाहिए, वो नहीं है तो कंटीन्यूअस चाहिए, वो नहीं है तो फिर हमें फोर्थ नंबर पर क्या चाहिए, परफेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अगर प्रेजेंट वाली ऑप्शन पे नहीं है तो फिर हम पास पे जाएंगे। बहरहाल हम ऑप्शन देख लेते हैं, शी डैश सिंस 6 o'clock, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमारे पास ऑप्शन दी हुई है, हैज बीन स्टडिंग। हैड बीन पास्ट में चला जाता है, हैव बीन शी के साथ अग्री नहीं करता, हैड बीन स्टडीड पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बन जाता है जो यहां पर रिक्वायर नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास क्या चलेगा, अल्फा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 18, हेलन बाय द टाइम वी अराइव्ड। बाय द टाइम मैंने आपसे कहा आपने याद रखना है, ये प्रेजेंट के लिए भी यूज होता है, लेकिन खास तौर पर इसको हम यूज करते हैं फ्यूचर के लिए या पास्ट के लिए। और आफ्टर बिफोर वाली सेंस में यूज होता है, वी अराइव्ड। कहता है जब हम पहुंचे तो हेलन जा चुकी थी। अब हेलन जा चुकी थी तो मैंने आपसे क्या कहा, देखें हमारे पास टाइम है और टाइम में हम होते हैं, जो टाइम अभी मौजूदा चल रहा होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट। जो गुजर गया वो क्या है, पास। और जो आने वाला है वो क्या, फ्यूचर। और पास को भी हम दो पे डिवाइड कर देते हैं, एक हमारे पास होता है नियर पास्ट और एक हमारे पास होता है फार पास्ट। नियर पास्ट और फार पास्ट वाला एलिमेंट हमेशा याद रखिएगा। अगर पास्ट में कोई दो एक्शन टेक प्लेस हुए, उनमें से एक एक्शन पहले हुआ एक बाद में हुआ, जैसे अभी हम कहते हैं हम पहुंचे, हमारे पहुंचने से पहले, जैसे ही हम पहुंचे हमारे पहुंचने से पहले हेलन जा चुकी थी। वो जो येलो ग्रामर है 9th 10th क्लास वाली, उसमें वो आपको पता है आपको सेंटेंसेस करवाए जाते हैं। अब तो 6, 7, 4th क्लास में करवाए जाते हैं। हमारे स्कूल जाने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था, टीचर के आने से पहले हम अपना काम खत्म कर चुके थे, हमारे घर आने से पहले माँ जी खाना पका चुकी थी। तो ये जो सारे आफ्टर बिफोर वाले सेंटेंसेस है ना, बाय द टाइम के साथ भी हम वही सेंटेंसेस लिखते हैं। अब ऐसे में जो नियर होता है ना, जो बाद वाला एक्शन होता है, उसको हम हमेशा किस में ट्रांसलेट करते हैं, उसको हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। और जो पहले हो चुका होता है उसको हम हमेशा किस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। हमारा पहुंचना किस में लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसका मतलब हेलन का जाना हम किस में लिखेंगे, हेलन चूंकि पहले चली गई तो हेलन का जाना हम किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास, अब देखिए यहां पर हेलन डैश बाय द टाइम। अब अगर अल्फा ऑप्शन देखेंगे तो हैड लीव कोई टेंस ही नहीं होता हमारे पास। बीटा ऑप्शन में हैज लीव हमारे पास कोई टेंस नहीं होता। हैज लेफ्ट हमारे पास टेंस तो जरूर होता है, लेकिन ये प्रेजेंट का है, हमें यहां पे पास्ट चाहिए। चार्ली ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकता। असल में ये कंपोजिंग एरर है, यहां पर डेल्टा ऑप्शन में होना चाहिए हैड लेफ्ट। ये सेंटेंस आपके पास चलेगा, हेलन हैड लेफ्ट, हमें पास्ट परफेक्ट चाहिए। कंपोजिंग एरर है, इसको देख लीजिएगा। ये डेल्टा ऑप्शन सिर्फ हैड नहीं है, डेल्टा ऑप्शन आपके पास क्या रहेगा, हैड लेफ्ट रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन 19, द टीचर रिटर्न द पेपर। टीचर ने पेपर रिटर्न किए हैं, वी डैश फॉर हर, जो हमने उनके लिए तैयार किए थे। अब जो पेपर हमने तैयार किए थे ना, वो पहला एक्शन था। ये रिटर्न करना कौन सा एक्शन है, ये कौन सा पास्ट है, ये पास्ट है नियर पास्ट। और हमने जो पेपर तैयार किए थे वो लेट पास्ट में जाके किए थे, यानी कि फार पास्ट में किए थे। अब अगर आप देख रहे हो सेंटेंस को, तो नियर पास्ट को बेटे किस में ट्रांसलेट किया गया है, नियर पास्ट को ट्रांसलेट किया गया है पास्ट इंडेफिनेट में। फार पास्ट को हम ट्रांसलेट करेंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट में। कहता है टीचर ने वो पेपर रिटर्न किए हैं जो हमने उनके लिए तैयार किए थे। अब हमने जो पेपर तैयार किए थे वो इससे पहले था, वो फार पास्ट था। तो
तो इसलिए यहां पर हमें लिखना होगा पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट के लिए हमारे पास बेटे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, हैड प्रिपेयर्ड। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 20th, ही डैश देयर फॉर 6 years। अब 4 आ गया तो डेफिनेटली हमें टेंस कौन सा चाहिए, हमें टेंस चाहिए परफेक्ट कंटीन्यूअस, लेकिन कौन से टाइम का चाहिए, व्हेन ही डिसाइडेड टू क्विट। इसका मतलब बात किस में चल रही है, पास्ट में। जब बात पास्ट में चल रही है, हमें ऑब्वियस कीवर्ड दिया हुआ है कि पास्ट में बात चल रही है, तो हम परफेक्ट कंटीन्यूअस भी कौन से टाइम का लिखेंगे बेटे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस लिखेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ही हैड बीन वर्किंग। अगर ये सेंटेंस यहां पे खत्म हो जाता, जैसे हम पहले वाले सेंटेंसेस की बात करते आ रहे हैं, अगर ये हमारे पास लिखा ही ना हुआ होता, years पे आके सेंटेंस खत्म हो जाता, सेंटेंस कुछ यूं होता, ही डैश देयर फॉर 6 years, और टाइम का कोई कीवर्ड ना दिया गया होता, तो फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन हैड बीन की बजाय फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होता, हैज बीन होता। लेकिन जब सेंटेंस में कोई टाइम का कीवर्ड ऑब्वियस दिया गया होगा तो फिर हम उसके साथ चलेंगे। यहां पे कीवर्ड पास्ट दिया हुआ है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हैज बीन वर्किंग नहीं होगा, बल्कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हैड बीन वर्किंग। उसके बाद है 21, और वी सक्सीडेड इन द डैश इन डैश द टॉप ऑफ द माउंटेन। अब देखिए सिंपल आपने क्या किया, आपने जब जेरेंड और इंफिनिटिव का रूल पढ़ा था, जब आपने जेरेंड वर्सेस इंफिनिटिव वाला लेक्चर पढ़ा, जिसमें हमने कुछ 4 रूल्स बताए थे जेरेंड के और 4 ही रूल्स बताए थे किसके, इन्फिनिटिव के। वहां पर हमने एक रूल बनाया था, एक रूल बताया था, हमने क्या कहा था कि प्रेपोजिशन के बाद, जहां पर भी प्रेपोजिशन के बाद आपको वर्ब लिखना है ना, तो प्रेपोजिशन के बाद आपको हमेशा क्या लिखना है, जेरेंड, और जहां पर भी आपको एडजेक्टिव के बाद वर्ब लिखना है, तो एडजेक्टिव के बाद आपको हमेशा क्या लिखना है, एडजेक्टिव के बाद आप बेटे हमेशा लिखेंगे इन्फिनिटिव। हमने एक रूल बनाया था, मैंने आपको बताया था, अगर वो लेक्चर आपको याद हो, क्योंकि अक्सर आप बातें भूल जाते, घजनी बन जाते ना। तो इन हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन की वजह से इसके बाद आने वाला जो वर्ब है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, जेरेंड होना चाहिए। इसलिए सेंटेंस कैसे चलेगा, वी सक्सीडेड इन रीचिंग। प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब फॉर्म हमेशा क्या होगी, जेरेंड फॉर्म होगी। इसके बाद है 22, विलियम गेव अप लास्ट ईयर। अब अगेन वही बात, अब आ गया, प्रेपोजिशन आ गई, तो प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए, जेरेंड। तो इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, स्मोकिंग। वैसे भी हमने ये भी रूल पढ़ा था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए भी हमें क्या चाहिए होगा, जेरेंड ही चाहिए होता है। अगर आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला रूल अप्लाई करेंगे फिर भी यही आएगा, आप प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड आने वाला रूल अप्लाई करेंगे तो फिर भी आपके पास स्मोकिंग ही रहेगा। उसके बाद आपके पास है 23rd, हर हैंड इज नॉट डैश। अब इज आ गया, तो इज यहां तो कंटीन्यूअस के लिए होता है, यहां पैसिव वॉइस के लिए होता है। अब हर हैंड, इसका मतलब हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट से, तो पैसिव में हमें इज के साथ कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म। हिज हैंड इज नॉट मेक्स नहीं हो सकता, मेकिंग नहीं हो सकता, वर मेक नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन अगर हम ठीक ढूंढ लेते हैं तो हमें अपना करेक्ट ऑप्शन मिल जाता है, मेड आएगा। और नेक्स्ट सेंटेंस कैसे मुकम्मल होगा, इट इज हर रिंग डैड इज मेकिंग द क्लंकिंग नॉइज। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास 24, द मैजिशियन डैश अ रैबिट आउट ऑफ हिज हेड एंड देन डैश इट फ्लाई। ये जो परफॉर्मेंस होती है ना, परफॉर्मेंस को हम हमेशा किस में ट्रांसलेट करते हैं, पास्ट में ट्रांसलेट करते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम परफॉर्मेंस को एक मतलब रेगुलरिटी, हैबिट या रूटीन की सूरत में बताना चाहें तो फिर हमें कुछ ना कुछ कीवर्ड जरूर चाहिए होता है सेंटेंस में। जैसे हमें यहां पर सेंटेंस में कोई रूटीन वाला कीवर्ड नहीं मिल रहा, एक परफॉर्मेंस है, तो परफॉर्मेंस को हम किस में करेंगे, पास्ट में। जब हम पास्ट में करेंगे तो क्या चलेगा, द मैजिशियन पुल्ड। इसका मतलब पुल्स वाले दोनों ऑप्शन क्या होंगे, गलत। और उसके साथ ही हमारे पास क्या रहेगा, मेड आएगा, ना कि मेक आएगा। और इसके साथ ही मेकिंग तो आ नहीं सकता क्योंकि मेकिंग कोई टेंस ही नहीं बनता, साथ हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास 24 में कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। उसके बाद है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, कैन आई डैश अ मिनट। बड़ा ही सिंपल है, यहां पे कैन पढ़ेंगे तो आगे आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पूरे का पूरा सेंटेंस। उसकी रीजन क्या है कि कैन के साथ हमारे पास सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आती है। हमने क्या पढ़ा कि अगर आप मॉडल एक्सिलरी को एक्टिव वॉइस के लिए लिख रहे हैं तो एक्टिव वॉइस में आपने मॉडल एक्सिलरी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी होती है, फर्स्ट फॉर्म। और अगर आप मॉडल एक्सिलरीज को सेंटेंस में पैसिव वॉइस के लिए लिख रहे हैं
तो फिर आपको सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बी लिखना है और बी के साथ कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म। ये हम सिर्फ उनके इंडेफिनेट यूज की बात कर रहे हैं। तो यहां पर जब आप कैन लिख रहे हैं तो कैन के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो क्या आएगा, कैन आई हैज वाज या वर नहीं होगा, बल्कि आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, हैव आएगा, याद रखिएगा। वैसे हैज और हैव दोनों प्रेजेंट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा जब आप प्रेजेंट फॉर्म की बात करते हैं ना, तो प्रेजेंट फॉर्म हो या इंफिनिटिव हो या आईएनजी फॉर्म हो, वो सिर्फ हैव का बनाते हैं हम। जैसे अगर हमने आईएनजी फॉर्म बनानी है तो हम हैजिंग नहीं बनाएंगे, बल्कि क्या बनाएंगे, हैविंग। इसी तरह जब हमने इंफिनिटिव फॉर्म बनाना है तो आप कभी भी टू हैज नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, टू हैव। और इसी तरह जब आपने फर्स्ट फॉर्म लिखनी है तो आपने हैज नहीं लिखना होता, आपने क्या लिखना होता है, हैव लिखना होता है। जैसे यहां पे कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसकी इसी तरह जब भी आपके साथ कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब आता है तो कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए भी हम हैव लिखते हैं। जैसे आप कभी भी नहीं लिखेंगे, आप कभी भी शुड हैज या शुड हैड नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, शुड हैव। इसी तरह आप कभी भी विल हैव या शैल हैज या विल हैज या हैड नहीं लिखेंगे, बल्कि आप क्या लिखेंगे, शैल हैव लिखेंगे या आप क्या लिखेंगे, विल हैव लिखेंगे। तो इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहां पे बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी जो प्रैक्टिस टेस्ट एक्सरसाइज 5 है वो किस पे आती है, इख्तिताम पे आती है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो किसी तरह का भी स्टडी से रिलेटेड, सिर्फ इंग्लिश से रिलेटेड या इस टेस्ट से रिलेटेड की बात नहीं कर रहा, आपको जैसे बहुत सारे बच्चे एसएमएस करते रहते हैं, मैसेजेस करते रहते हैं कि सर ये हो रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा, दिल नहीं लग रहा, डिमोटिवेटेड हूं सर, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो बड़े सारे मसाइल आपके साथ चल रहे होते हैं स्टडी से रिलेटेड। आप अपने स्टडी से रिलेटेड इंग्लिश से हट के भी कोई जो प्रॉब्लम है वो शेयर करना चाहें, कोई एडवाइस के लिए, कुछ अच्छे मशवरे के लिए, तो बेटे आप बिल्कुल बगैर किसी परेशानी के डायरेक्ट राब्ता कर सकते हैं। नंबर तो आप सबके पास है ही डेफिनेटली। तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए विश यू ऑल दी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।